चलिए, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दी गई? सब कुछ क्लियर है? सब ऑडिबल है? ये यस और नो में मेंशन कीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में। चलिए जल्दी से, फास्ट। चलिए, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। चलिए प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, फास्ट। आज अपन इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं। मतलब चैप्टर में अपन ने बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कवर की है कॉन्ट्रैक्ट में। आज आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी ऑनलाइन में हैं। वेलकम टू आवर लाइव क्लासेस। आज अपन लेक्चर नंबर 5 पे है एंड आज अपन इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट का। एंड जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी सेशन नहीं देखा है तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं प्लीज़ आप देख लेना, क्योंकि आपके आने वाले सीए फाउंडेशन में लॉ में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, ये गारंटी है। एग्जामिशन पक्का है, चार्ट बुक भी आपको दी जाएगी। चलिए सब लोग आ गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वैष्णवी, प्रेम, गुड इवनिंग सबको मेरा गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए जल्दी से। देखो, कल अपन ने बेसिकली पढ़ा था फ्री कंसेंट क्या नहीं होता है। तो यार ना, फ्री कंसेंट के बाद अपन ने पढ़ा था कि कौन से टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी अपन ने पढ़ लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एग्जाम में हमेशा कुछ ना कुछ केस हुआ आया है। तो ये आज का टॉपिक है जो सीए फाउंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, अगेन मैं कह रहा हूँ कि सीए फाउंडेशन में मैं आपको बताऊँ ऐसे ऐसे केस हुआ है। बिजनेस लॉ की अगर मैं बात करूँ, एक केस हुआ ऐसा था कि फॉर एग्जाम्पल किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो किसी ने उसको पैसा दिया, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया। बाद में उस ऑफिसर ने उसको जॉब नहीं दिया, तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए। तो अभी ये क्वेश्चंस एग्जाम में क्यों आए? बिकॉज ये क्वेश्चंस एग्जाम में बेसिकली ऑब्जेक्ट की बात करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट में आने की आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आपका कंसिडरेशन क्या होना चाहिए। अब यार रखना, कंसिडरेशन इज नथिंग बट द एक्ट ऑफ द पार्टी। कंसिडरेशन को अपन क्या कहते हैं बच्चों? एक्ट ऑफ द पार्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी शुरुआत करेंगे सबसे पहले फर्स्ट। कल तक जो है प्लीज जो लोग आज फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे तो लास्ट 4 सेशन देख लेना। अभी आज बात करने वाले लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। बच्चों, कंसिडरेशन जो होना चाहिए लॉफुली होना चाहिए। लॉफुली मतलब सर ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जो लॉ के अगेंस्ट हो सकता है। मतलब सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी को 5 लाख रुपए दिया। मैंने किसी को 5 लाख रुपए दिया किसी का मर्डर करने के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, जो मैंने कंसिडरेशन दिया है, मैंने जो पैसा दिया है वो तो ठीक है, बट आप जो कंसिडरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो क्या है? लॉ के अगेंस्ट है, विच इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे बच्चों? वॉइड माने जाएंगे। मैं आपको अगेन अगेन एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आपको कि जहाँ पे कंसिडरेशन, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट याद रखना क्या होगा? लॉ के अगेंस्ट होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बोलता हूँ, व्हेन इट इज फ्रॉडलेंट। फ्रॉडलेंट मतलब फ्रॉड करने का इंटेंशन है, क्रिमिनल या रॉन्गफुल हार्म हो सकता है किसी को। तो व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल, व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ऐसे कंसिडरेशन को अपन क्या कहेंगे? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या कहेंगे? वॉइड कहेंगे। अब ध्यान से सुनना, यहां पे एग्जाम में क्वेश्चंस बैठा है, इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना। अगर आपके पास चार्ट बुक है तो प्लीज इसके ऊपर टिक मार्क करना कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आए कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जो वॉइड माने जाएंगे। और इस पे केस हुआ कैसे है मैं भी वो भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले फर्स्ट बच्चों, ट्रेडिंग विथ एनिमी। एनिमी मतलब अगर मैं पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ जो इंडिया का एनिमी है, तो इसका मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। तो पहला क्या, पब्लिक पॉलिसी का पहला कंडीशन क्या है? एनिमी, अपना दुश्मन। सेकंड क्या बच्चों? सेकंड क्या था? स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है एब्यूज ऑफ जस्टिस, ऑफेंस इज अनकंपाउंडेबल। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है बच्चों? बेसिकली क्या होता है ना, इंडिया में बहुत सारे लोग पैसे देते हैं। पैसे देने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो प्रोसिक्यूशन है उसको बदल देते हैं, विटनेस बदल देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है कि किसी का मर्डर हो गया है,
मैंने आंखों के सामने देखा कि किसी का मर्डर मेरे सामने हुआ है, बट मुझे कोई पैसा देना चाहता है 5 लाख रुपए, ताकि मैं विटनेस ना दूं, मैं कोर्ट में विटनेस ना बनूं। इसका मतलब आप जो प्रोसिक्यूशन है उसको बदलना चाहते हो, पैसे की आप सब कुछ चेंज करना चाहते हो। तो ऐसा मतलब ये जो कंसिडरेशन है आपका, ये लॉ के अगेंस्ट है, और ऐसे कंसिडरेशन को क्या माना जाएगा बच्चों? वॉइड माना जाएगा, अनकंपाउंडेबल है। तीसरी अगर मैं बात करूं, मेंटेनेंस एंड चैम्ट्री। चैम्ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन टू फाइल द केस। मैंने ऐसे ही किसी के नाम पे केस फाइल कर दिया, क्यों सर? टाइम पास के लिए, विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन। अगर आप किसी के ऊपर केस करते हो तो मैंने किसी को बोला भाई साहब 1 करोड़ रुपए देता हूं, उसके अगेंस्ट केस कर। मतलब आप किसी को पैसा देते हो किसी के अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए, बट उसका कोई इंटेंशन नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी आप केस फाइल करना चाहते हो। इसका मतलब आप चैम्ट्री करना चाहते हो, किसी और के आप चमचेगिरी करना चाहते हो। तो चैम्ट्री का मतलब क्या होता है? विदाउट हैविंग अ इंटेंशन, विदाउट हैविंग अ मोटिव, विदाउट हैविंग अ एविडेंस टू फाइल द केस। यानी ये केस का जो रिजल्ट होता ना, वो कभी भी जिसने केस फाइल किया उसके फेवर में नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास तो एविडेंस भी नहीं था। तो ये सामने वाला जो पार्टी होता है उसके फेवर में डिसीजन पास किया जाता है, तो इसे चैम्ट्री कहा जाता है। और यार ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वॉइड माने जाएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों? ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफेंस, टाइटल्स। मतलब क्या होता है सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट एन ऑफिस। मतलब मैंने आपको बोला कि मैं गवर्नमेंट जॉब देता हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपए दीजिए, मैं आपको गवर्नमेंट जॉब देता हूँ। तो कोई भी इंसान अगर आपको ऐसा प्रॉमिस कर रहा है, ऐसा कंसिडरेशन दे रहा है कि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब दूंगा, आप मुझे पैसा देना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना। इसके ऊपर एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आया। कितने मार्क का क्वेश्चन आया? 5 मार्क के। कौन सा क्वेश्चन आया? कि अगर कोई इंसान अगर जॉब के लिए किसी को पैसा दे रहा है, बट इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या बच्चों? एग्रीमेंट टू क्रिएट द मोनोपोलीज। मार्केट में मोनोपोलीज क्रिएट करना, किसी थर्ड पार्टी को मार्केट में एंटर करने के लिए बैरियर्स बनाना, ऑब्स्ट्रैकल बनाना, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे बच्चों? वॉइड माने जाएंगे। अब और एक क्वेश्चन आया था कहां पे? मैरिज। क्या सर मैरिज, किसी की शादी करवाना, ये वॉइड है? यस, बट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज नॉट अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एग्जाम्पल, मुझे किसी ने पूछा कि सर मुझे किसी लड़की की इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने बोला हाँ मैं दे दूंगा, मुझे 5,000 रुपीज़ दीजिए। तो मैं अगर पैसे लेके किसी की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि मैं शादी नहीं करवाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो इंडिया में अपने जो शादी.com होंगे, कोई शादी करने वाले ब्रोकर्स होंगे, तो भाई साहब इसका मतलब वो वैलिड होंगे, बिकॉज वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो आपको फोर्सफुली नहीं बोल रहे कि आपने शादी करना चाहिए। तो इसका मतलब जो मैरिज करने वाले लोग होते हैं, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों? इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर आप कोर्ट जो जस्टिस देना चाहते हो उसमें अगर इंटरफेरेंस करना चाहते हो, ऑब्स्टेकल क्रिएट करना चाहते हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हो, तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइड माना जाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइड माना जाएगा। अगर आप करप्शन करना चाहते हो तो उस केस में भी क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ। एग्जाम में केस आया था, ध्यान से सुनना, मैं एक केस बताओ, सुनिए आप। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, सेम टू सेम केस हुआ है, सेम टू सेम केस हुआ है, 5 मार्क के लिए केस हुआ है। ध्यान से सुनना, ये है, ये बी है, ठीक है, ए एंड बी। ए ने बी के साथ 2 एग्रीमेंट किए। ए ने बी के साथ कितने एग्रीमेंट किए बच्चों? 2 एग्रीमेंट किए। पहला एग्रीमेंट था, ए ने बोला कि मैं आपको गुड्स बेचता हूं, मैं आपको क्या करता हूं? गुड्स बेचता हूं। ए बी को गुड्स बेचेगा, कितने के गुड्स बेचेगा? 5,000 रुपीज के, ठीक है। तो ए बी को क्या बेचने वाला बच्चों? गुड्स बेचने वाला है। अब मुझे एक बात बताइए, ए बी को जब गुड्स बेचेगा तो बी 5,000 रुपीज देना चाहिए, बट ए ने और एक एग्रीमेंट किया उसके साथ कि ये जो 5,000 रुपीज आएंगे ना, ये तू सी को जाके दे। किसको जाके दे? सी को जाके दे। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 एग्रीमेंट बनाने की कोशिश की। पहला एग्रीमेंट क्या कहता है कि ए ने बोला मैं आपको गुड्स बेचता हूं, आप मुझे पैसा मत देना, ये पैसा आप जाके सी को देना, क्योंकि मुझे उसको पैसा देना है। तो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 एग्रीमेंट है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर इसमें से कोई भी एक एग्रीमेंट अगर क्या है? इलीगल है, लॉ के अगेंस्ट है, एंड दूसरा आपका लीगल है,
दूसरा क्या है, लीगल है। अगर आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अंदर आपके दो कंसिडरेशन है, दो कॉन्ट्रैक्ट है, दो एग्रीमेंट है, एक कहता है कि मैं आपको गुड्स बेचूंगा, उसका पैसा मुझे अब मत दे, किसी और को पैसा दे, तो आपने दो एग्रीमेंट किए। अगर ये दो एग्रीमेंट सेपरेट हो सकते हैं, दोनों से अलग हो सकते हैं, तो याद रखना अगर इसमें से कोई एक एग्रीमेंट अगर इलीगल है, लॉ के अगेंस्ट है, एंड ये एक लीगल है, तो इसका मतलब ये वैलिड होगा, ये वॉइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यहां तक समझा, ध्यान सुना। ये एग्जाम में केस हुआ है, मैं ध्यान से बता रहा हूं, एग्जाम में केस हुआ है 5 मार्क के लिए। अगर आप किसी इंसान के साथ दो कॉन्ट्रैक्ट करते हो, दो एग्रीमेंट करते हो, उसमें से अगर एक वैलिड है एंड एक लॉ के अगेंस्ट है, तो वॉइड माना जाएगा। ये कब होगा, अगर दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो। बट अगर ऐसा हुआ कि आप इन दोनों एग्रीमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या माना जाएगा बच्चों, वॉइड माना जाएगा। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको 2 नियम बता रहा हूं, एग्जाम में अगर केस हुआ है तो। क्या केस हुआ है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, ध्यान सुनना बच्चों नियम, अगर कॉन्ट्रैक्ट में 2 एग्रीमेंट है, कितने एग्रीमेंट है, 2 एग्रीमेंट है, एंड ये 2 एग्रीमेंट अगर सेपरेट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, तो इसमें से अगर एक इलीगल है एंड एक इसमें से लीगल है, तो इसमें से जो इलीगल है वो वॉइड बन जाएगा एंड लीगल जो है वो वैलिड बन जाएगा। सिंपल सा नियम है, सिंपल सा नियम है, समझे यहाँ तक। सेकंड नियम बताता हूँ, अगर आपने किसी के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें दो क्या है, दो एग्रीमेंट है, दो क्या है, एग्रीमेंट है, एंड ये दोनों एग्रीमेंट आप इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल मतलब इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसमें से एक इलीगल है, इसमें से एक लीगल है, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएंगे, दोनों एग्रीमेंट क्या बन जाएंगे, वॉइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों, वॉइड बन जाएंगे। तो मुझे बताओ, समझा आपको यहाँ तक। अगर केस हुआ एग्जाम में आई तो क्या आप लिख सकते हो, तो एग्जाम में अगर केस हुआ आई बच्चों, ध्यान से सुनना, तो ये पॉइंट दिमाग में फिक्स कर लेना। अगर दो एग्रीमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, आप सेपरेबल नहीं है, तो वाइड बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है वाइड एग्रीमेंट क्या होता है। मतलब ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो वाइड होते हैं। अब किसी की शादी होने वाली है, उस शादी में जाके आप उसको ब्रेक करना चाहते हो, आप किसी को पैसा देना चाहते हो कि उससे शादी मत कर, तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट किसी के साथ करना चाहता है, तो वैसे अपन क्या कहेंगे, वाइड एग्रीमेंट कहेंगे। मतलब सर, अगर ए ने बी को बोला कि तू सी से मत शादी कर, ए ने बी को बोला तू सी से शादी मत कर, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, इसका मतलब ये जो शादी करने की आपने ब्रेक किया है, ये रिस्ट्रेन किया है, तो इसका मतलब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा एग्रीमेंट है, वॉइड माना जाएगा बच्चों। ये सुनो, सेकेंड 26 के बाद सेक्शन 27, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर आप किसी को ट्रेड करने के लिए रोकते हो, बिजनेस करने के लिए रोकते हो, तो इसका मतलब ये एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। इस पे केस हुआ, ध्यान से सुनना, मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, इधर ध्यान दीजिए सब लोग। सेक्शन 27 पे केस हुआ आता है, ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक बताऊंगा मैं आपको जहां पे केस हुआ आता है एग्जाम में, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर एंड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एंड सब कुछ मैंने देखा है, उसमें यहीं पे केस हुआ है। ध्यान रखना, एग्जाम में सेक्शन 27 पे हमेशा केस हुआ आता है, दो लोग मिलकर साथ में कुछ कुटाना करने वाले, ध्यान रखना। तो सेक्शन 27 एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें क्या केस हुआ आता है, मैं ध्यान से सुनना बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आप सीए पास हो गए, आप क्या हो गए, सीए पास हो गए। सीए पास करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इंटर्नशिप करना चाहिए। आप इंटर्नशिप करने के लिए एक पीसीए के पास गए, एंड पीसीए एंड आप सीए, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। क्या साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ कि आपकी 2 साल की इंटर्नशिप है। कितने साल की इंटर्नशिप है, 2 साल की इंटर्नशिप है अपनी। बट इस एग्रीमेंट में उसने एक कंडीशन मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है, कि आपकी 2 साल की इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आप कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्या बोला उसने, आप कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लाइफ टाइम तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। भाई साहब, आपको क्या पता है, आप किसी को रोक सकते हो, आप किसी को प्रोहिबिट कर सकते हो, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। रीजनेबल मतलब आप बोल सकते हो 1 साल तक आप यहाँ पे प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि मेरे क्लाइंट जो थे उनका डेटा आपके पास है,
ठीक है मैं मान सकता हूँ, 1 साल 2 साल मान सकता हूँ, बट अगर आप ऐसी कोई कंडीशन डालते किसी को, उसमें ऐसा कहते हो कि इंटर्नशिप खत्म होने के बाद तू यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता पूरे लाइफ टाइम तक, तो ऐसा अगर कोई कंडीशन मेंशन करता है ऐसे एग्रीमेंट में, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों? वॉइड माना जाएगा। तो मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर एग्जाम में कहीं ऐसा क्वेश्चन दिखा सेक्शन 27 का, तो याद रखना इस दुनिया में, इस इंडिया में कोई भी इंसान किसी और इंसान को बिजनेस करने से रोक सकता है, वो वैलिड है। बट जो रीजंस होने चाहिए, जो लिमिटेशंस होने चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, वो रीजनेबल होने चाहिए। मतलब 6 महीना, 1 साल, 2 साल चल सकता है, बट आप ऐसा मेंशन नहीं कर सकते कि लाइफ टाइम तक आप नहीं कर सकते हो। भाई साहब मैं मान सकता हूं कि डेटा आपका मेरे पास है, मैंने आपके यहाँ पे इंटर्नशिप किया, आपका डेटा मेरे पास है, आपके कस्टमर की डिटेल्स मेरे पास है, मैं मान सकता हूँ। मैं ठीक है 1 साल नहीं कर सकता प्रैक्टिस, बट आप ये नहीं कह सकते कि मैं लाइफ टाइम तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एज पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कोई भी अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालता है बिजनेस करने की, अगर वो रीजनेबल है तो वैलिड है, अगर अनरीजनेबल है तो वो वाइल्ड है। चलो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको सेक्शन 27 क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए सेक्शन 27 आपको क्लियर है क्या? जल्दी फास्ट, क्योंकि इस पे केस लॉ आता है। समझा आपको? 26 27 अभी 28 पे आएंगे। जल्दी से मैसेज कीजिए फास्ट, क्या आपको समझा? जल्दी से चलो फास्ट, जल्दी से, क्या आपको समझा? अभी नेक्स्ट बच्चों ध्यान से सुनना। अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है, अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जो किसको रिस्ट्रेन करता है, रिस्ट्रेन मतलब स्टॉप करता है लीगल प्रोसीडिंग को। मतलब भाई साहब अगर मैं कोर्ट में जाने के लिए मुझे कोई रोकता है, कोर्ट में जाने के लिए मुझे कोई ऑब्स्ट्रैकल क्रिएट करता है, कोर्ट में जाने से कोई मुझे रोकता है, इसका मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एग्रीमेंट क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे बच्चों? वॉइड। अभी सेक्शन 28 का एक केस बता दो, ध्यान से सुनना बच्चों। एग्जाम में 27 एंड 28, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनना। अभी अपने सेक्शन 27 देखा, अब बात करेंगे सेक्शन 28 की। ध्यान सुना सेक्शन 28 क्या कहता है। सेक्शन 28 क्या कहता है कि हर इंसान के पास, हर इंसान के पास कोर्ट में जाने का राइट है। हर इंसान के पास कोर्ट में जाने का राइट है, हर कोई जा सकता है। बट अगर किसी इंसान ने, किसी भी इंसान ने अगर किसी को भी कोर्ट में जाने से रोका, इसका मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। बट सर ध्यान से सुनना, जहां पे केस आता है, सर अगर आपका डिस्प्यूट कोर्ट में बहुत सालों से पेंडिंग है, आपका डिस्प्यूट कोर्ट में बहुत सालों से पेंडिंग है, ऐसे केस में आपका मैटर कहां पे लेके जा सकते हो आप? आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो। सर ये आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन कुछ नहीं भाई साहब, मैं और मैं जिसके साथ झगड़ा है वो, और इन दोनों के बीच में एक तीसरा आएगा, वो हमें सॉल्यूशन देगा पीसफुली, और रिजल्ट 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अपना मैटर सॉल्व। तो मतलब आप कोर्ट में जाने की जगह आप किसके पास गए? आर्बिट्रेशन के पास गए। आर्बिट्रेशन इज नथिंग बट द थर्ड पर्सन, जो आप दोनों को एडवाइस देगा, आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। इसका मतलब आप कोर्ट में वॉलंटरी नहीं गए। ध्यान से सुनना बच्चों, आप कोर्ट में वॉलंटरी नहीं गए, बट आप किसके पास गए? आर्बिट्रेशन के पास गए। इसका मतलब ऐसा एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। अभी ध्यान से सुनना बच्चों, में एग्जाम में आपको 28 पे केस लो आएगा। सेक्शन 28 क्या कहता है? ध्यान से सुनना, सेक्शन 28 में आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या कहता है सर? अगर आपका कोई डिस्प्यूट है आप कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर कोर्ट में जाने से आपको कोई रोकता है तो ऐसा एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड। बट आप खुद वॉलंटरी कोर्ट में नहीं जाना चाहते, आप खुद वॉलंटरी कोर्ट में नहीं जाना चाहते बिकॉज आपको लगता है बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपने कोर्ट की जगह किसको सिलेक्ट किया? आर्बिट्रेशन को सिलेक्ट किया, किसी थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया। ये आपने डिसाइड किया, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है। इसका मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे? वैलिड माने जाएंगे। और आर्बिट्रेशन कुछ नहीं होता बच्चों, इन दोनों का झगड़ा है, इन दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन आता है और इन दोनों का झगड़ा सॉल्व करता है एकदम पीसफुली, एकदम फास्ट।
समझा आप लोगों को सेक्शन 28? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस मेंशन करना। चलो जल्दी फास्ट, सेक्शन 28 जल्दी से फास्ट। तो अपन ने सेक्शन 27 शादी, 27 बिजनेस, 28 कोर्ट एंड 29 कौन सा एग्रीमेंट है बच्चों? कुछ सेक्शन 29 क्या कहता है? अनसर्टन। अनसर्टन मतलब भाई साहब मैं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ जिसके पता ही नहीं कि कब होगा, पता ही नहीं कौन से गुड्स बेचनी है, पता ही नहीं कि ये कब हो सकता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। तो सेक्शन 29 क्या कहता है? अनसर्टन। सेक्शन 29 क्या कहता है? अनसर्टन कहता है। एंड लास्ट बच्चों, एंड लास्ट सेक्शन 30, लास्ट क्या है? सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या कहता है? अगर आप पत्ते खेलते हो, पत्ते मतलब भाई साहब जैसे आप सट्टाबाजी करते हो, तो सट्टाबाजी करना क्या है? अनसर्टन इवेंट है। बेटिंग करना क्या है? अनसर्टन इवेंट है, जिसमें पार्टी को सिर्फ इंटरेस्ट होता है जीतेंगे या तो हारेंगे, इसमें बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और ऐसे इवेंट हैपनिंग होते, नॉन हैपनिंग होते हैं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या कहेंगे? ऐसे एग्रीमेंट को अपन क्या कहेंगे? वेगरिंग एग्रीमेंट कहेंगे। वेगरिंग एग्रीमेंट हमेशा हमेशा वॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा वॉइड होते हैं। चलिए जल्दी से मैं आपको 5 सेक्शन रिवाइज करके दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना भी यहाँ पे एग्जाम में आया तो। सेक्शन 27, 28, 29, 30 मैंने आप आज को 5 सेक्शंस बताए, और ये पांचों सेक्शंस में कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या बन जाएगा? वॉइड 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 वॉइड। 26 किसका था? 26 था मैरिज को रोकना। 27 किसका है? बिजनेस को रोकना। 28 किसका है बच्चों? जल्दी से फास्ट। 28 क्या था? 29 एंड 30। 30 क्या था? वेगरिंग करना, सट्टाबाजी करना। 29 क्या है बच्चों? अनसर्टन इवेंट, आपको पता ही नहीं है। एंड लास्ट 28 क्या है? कोर्ट। बस ये 5 सेक्शन इंपॉर्टेंट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एग्रीमेंट आपका क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। 26 शादी, शादी करने से किसी रोक दिया, एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। बट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वैलिड। तो यहां पे क्या लिखने का? इंफॉर्मेशन अगर दे रहे हो तो क्या है? वैलिड है। नेक्स्ट बिजनेस, अगर बिजनेस में रीजनेबल कंडीशन है तो वैलिड है, अदरवाइज वॉइड है। कोर्ट में किसी को जाने को रोकते हो तो हमेशा वॉइड होगा, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपका इवेंट, अगर आपका जो फैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनसर्टन है, वॉइड है। वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो आपको समझ आएगा इसमें 2 जगह पे सिर्फ एक्सेप्शन है। कौन से 2 जगह पे? एक कौन सा? सेक्शन 26 जहां पे मैरिज है, एंड एक सेक्शन 27 जहां पे रीजनेबल कंडीशंस है। तो ये दोनों केस में एक्सेप्शन है, बाकी सब एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, वॉइड है, वॉइड है। तो सेक्शन 26 से लेके सेक्शन 30 तक मैंने आपको 5 सेक्शंस बता दिए। इसको खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट ये पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर 5 मार्क का केस हुआ आता है। चलिए अभी नेक्स्ट जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेगर, मतलब गैम्बलिंग। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन इंडिया में जो उनके सिमिलर है बट वाइड नहीं है? जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे लॉटरी ट्रांजैक्शन। लॉटरी ट्रांजैक्शन में कोई स्किल नहीं लगता, बिकॉज ये गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसका प्राइम मोटिव क्या है? गैम्बलिंग करना। बट ये किसने सैंक्शन किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया है। तो याद रखना बच्चों, ये जो ट्रांजैक्शंस होंगे, ये क्या होंगे बच्चों? ट्रांजैक्शन विल नॉट बी पनिश, बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद क्या किए? ऑथोराइज किए। तो जो लॉटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट, वो चल सकते हैं, उसमें कोई पनिश नहीं कर सकते। बट बच्चों याद रखना, अगर आप क्रॉस वर्ड खेलते हो, पजल्स, क्रॉस वर्ड एंड पजल्स खेलते हो, ऐसे कोई कंपटीशन खेलते हो, तो उसमें अगर जो आपको पैसा मिलने वाला है वो 1,000 रुपए से ज़्यादा नहीं है, कितना? 1,000 रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा? क्रॉस वर्ल्ड पजल्स एंड कंपटीशन क्या माना जाएगा? वर्ल्ड माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आप कोई पजल खेलते हो, अगर आप कोई क्रॉस वर्ल्ड पजल कंपटीशन खेलते हो जिसमें जो विनिंग अमाउंट है वो अगर 1,000 रुपए से कम निकला, तो वो वेगरिंग ट्रांजैक्शन माना जाएगा। एंड अगर वो वेगरिंग ट्रांजैक्शन है तो वो वाइड माना जाएगा। समझे? आपको क्रॉस वर्ड में एक चीज याद रखना, 1,000 रुपये याद रखना। 1,000 से कम हुआ तो वाइड, 1,000 से ज्यादा हुआ तो वैलिड। ये सुनो। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, स्पेक्युलेटिव मतलब शेयर मार्केट में किसी ने गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दी, स्पेक्युलेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिसके बेसिस पे आपने ट्रांजैक्शन किया, और ऐसे स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। अगर आप घोड़ा चलाना चाहते हो, तो घोड़ा चलाने की जो ट्रांजैक्शन है जिसमें अगर आप इनाम जीतते हो, अगर ये 500 रुपये से कम इनाम है,
तो ये क्या माना जाएगा, वेगर ट्रांजैक्शन माना जाएगा। वेगर ट्रांजैक्शन मतलब ये वॉइड बन जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों, वॉइड माना जाएगा। समझा आप लोगों को। तो क्रॉस पजल जो है, क्रॉसवर्ड पजल से उसके लिए 1000 रुपीज़ रखना, 1000 से कम है तो वाइड है। एंड हॉर्स राइडिंग है 500 रुपये से कम है तो वो क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। ये दो चीज़ें याद रखना इसमें। चलिए नेक्स्ट बच्चों क्या है, चिट फंड। अब बच्चों एक्सेप्शन ही है। एक्सेप्शन मतलब चिट फंड ये बेसिकली वेगरिंग नहीं है। चिट फंड का मतलब क्या है कि मैं मेरी छोटी सी अमाउंट किसी एक कंपनी को देता है, वो कंपनी अमाउंट कहीं जाके इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे चिट फंड कहा जाता है। चिट मतलब स्मॉल अमाउंट, लाइक 100 रुपये 200 रुपये मेरे अकाउंट से मैं किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसे चिट फंड कहा जाता है। तो दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग, दिस इज नॉट अ वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, और ये वैलिड माना जाता है, ये वैलिड है, ये वॉइड नहीं है। तो चिट फंड क्या है बच्चों, वैलिड है। नेक्स्ट होता है कमर्शियल ट्रांजैक्शन, मतलब मैंने शेयर्स को बेचा लिया, शेयर्स को बेचा लिया, परचेस किया सेल किया, परचेस किया सेल किया, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। तो ये मार्केट ट्रांजैक्शन है, ये भी वैलिड माने जाएंगे। बच्चों मैंने भागने की कोशिश की, मतलब स्किल एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन होता है, तो अगर स्किल एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन जो है बेसिकली वो भी क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बट उसमें प्राइज मनी जो होगा वो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सारा मतलब आपको भागना है 25 किलोमीटर, कितने रुपए के लिए, 1000 रुपये के। तो अगर आपको भागना है तो सिर्फ भागिए, सिर्फ 1000 रुपये के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर आपको पैसा मिला 1000 रुपये से ज़्यादा तो उसे माना जाएगा गैम्बलिंग माना जाएगा, वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ये सुनो, इसका एक ही एक्सेप्शन और एक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट है, मतलब अगर एक्सीडेंट हुआ तो पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। ये भी क्या है, गैम्बलिंग है, बट ये वैलिड है बिकॉज इसका बेनिफिट मिलता है सोसाइटी को। गैम्बलिंग सट्टाबाजी का जो बेनिफिट नहीं मिलता सोसाइटी को, इसलिए इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट होते हैं। आपको देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया मैंने। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए, इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लेना। क्या पूछा, ध्यान से सुनना। इंश्योरेंस किसके लिए होता है, इंडेमनीफाई द लॉस। अगर आपके जीवन में कोई भी लॉस होगा उसको कवर करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। सर गैम्बलिंग में क्या होता है, गैम्बलिंग में सिर्फ पैसे देना पड़ता है। सर इसमें दोनों पैसे देते हैं, म्यूचुअल कंसिडरेशन होता है, म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है। सर यहाँ पे म्यूचुअली नहीं होता है, सिर्फ गैम्बलिंग होता है, नो कंसिडरेशन। जीते तो अच्छी बात है। यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में, लाइफ में, मतलब जिसका इंश्योरेंस निकालते हैं उसको इंटरेस्ट होता है अपने लाइफ में, अपने प्रॉपर्टी में। बट वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ जितना या हारना इतना ही इंटरेस्ट होता है, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और बच्चों इंश्योर्ड किया जाता है पर्सन्स को अगेंस्ट द लॉस, और यहाँ पे लॉस ही हो जाता है। मतलब इंश्योरेंस में जनरली आपको इंश्योरेंस मिलता है लॉस होने के बाद, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो आपको पैसा मिलेगा। बट गैम्बलिंग ट्रांजैक्शन में, वेगरिंग ट्रांजैक्शन में अगर आप हार गए तो पैसा चला जाता है, वापस नहीं आता। और ये इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन हमेशा वैलिड होते हैं एंड ये हमेशा वाइड होते हैं। बच्चों ये साइंटिफिक होते हैं एंड ये लॉजिकल कैलकुलेशन इसके कुछ नहीं होते। ये साइंटिफिक मतलब जैसे आपकी एज ज़्यादा है वैसा प्रीमियम ज़्यादा होता है इंश्योरेंस का, आपकी एज कम तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम होता है। बट वैसे गैम्बलिंग में कुछ नहीं होता है, जितने ज़्यादा पैसे दोगे उतना गैम्बलिंग ज़्यादा होगा। क्या सर इंश्योरेंस सोसाइटी के लिए बेनिफिट होता है, यस। क्या सट्टाबाजी सोसाइटी के लिए बेनिफिट है, नो, अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर। तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है बच्चों, दिमाग में इसको फिक्स कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बैठा कि इंश्योरेंस एंड गैम्बलिंग या वेगरिंग, इंश्योरेंस एंड वेगरिंग में डिफरेंस क्या, इंश्योरेंस बेनिफिट टू द सोसाइटी, वेगरिंग इज नॉट बेनिफिट टू द सोसाइटी। इंश्योरेंस इज वैलिड, वेगरिंग इज नॉट वैलिड। इंश्योरेंस में लॉस इंडेमनीफाई किया जाता है, वेगरिंग में विन एंड लूज किया जाता है। इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी एंड लाइफ में इंटरेस्ट होता है, वेगरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बच्चों, साइंटिफिक रीजन होता है प्रीमियम पे करने का, मतलब ज़्यादा एज तो ज़्यादा प्रीमियम, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो देखिए 5 पॉइंट तो मैंने ऐसे ही बता दिए। एग्जाम में अगर बैठ गया तो उससे भी याद करना इंश्योरेंस एंड सट्टाबाजी में डिफरेंस क्या है। 5 मार्क के लिए कितना इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप कहते हो कि सीए फाउंडेशन डिफिकल्ट एग्जाम है, किसने बोला डिफिकल्ट एग्जाम है। चलिए नेक्स्ट बच्चों ध्यान से सुनना। नेक्स्ट जो बात करने वाले अपन वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात करने वाले बच्चों अपन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करने वाले। सर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन डिसाइड कर लिया, अब टाइम आ चुका है परफॉर्म करने का, अभी टाइम आ चुका है नाचने का। मतलब जो हमने प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, जो कस्में खाए थे, वो सब अभी निभाने का टाइम आ चुका है। अब जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था, जिस दिन के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वो दिन आ चुका है। अब मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरे पास 2 ऑप्शंस है,
अगर मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है तो ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। ये सुनो, तो क्या कहता है देखिए बच्चों, ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आपके दो रास्ते, दो रास्तों में डिफरेंस क्या है? पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन, मतलब ये परफॉर्म हो चुका है, मैं नाच चुका हूं, आपने पैसा दे चुके, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है। ये सुनो, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप मुझे पैसा दोगे और मैं आपके लिए नाचूंगा, तो इसका मतलब ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो चुका है। बट आपने मुझे पैसा दिया, मैंने अभी तक नाचा नहीं है, इसका मतलब ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, मतलब इसका परफॉर्मेंस अभी भी पेंडिंग है। ये फुलफिल द ऑब्लिगेशंस, यहां पे ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो चुकी है, बट यहां पे अभी भी प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, अभी भी यहां पे उसको ऑफर किया परफॉर्म करने के लिए, अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ है। ये विद इन अ टाइम होता है, बट प्रॉमिस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। अभी यहां पे रेडी कौन था? अभी ध्यान से सुनना बच्चों, मैं आपको एक डिफरेंस बताऊं, ध्यान सुनना, सुनिए। ये पेन मैं आपको बेचना चाहता हूं, ये पेन मैं आपको बेचना चाहता हूं, मैं पेन आपको बेचना चाहता हूं, मैं कौन हूं? प्रॉमिसर। आप कौन है? प्रॉमिसी है। अब मैं आपको पेन देना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको पेन देना चाहता हूं, इसका मतलब मैं रेडी हूं परफॉर्म करने के लिए, आई एम रेडी टू परफॉर्म माई ड्यूटी। आपने बोला कि सर अब मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। इसका मतलब क्या? ये अटेम्प्टेड है, मतलब मैं रेडी था बट आपने डिनाई किया, मैं रेडी था आपने डिनाई किया, मैं रेडी था आपने डिनाई किया। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होता है? मैंने पेन आपको दिया, आपने पैसा मुझे दिया, खत्म। यहाँ पे टाइम के अंदर सब कुछ हो चुका है, परफॉर्मेंस हो चुका है, पैसा आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसे कहेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। बट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब मैंने पेन देने को रेडी हूं, मैं आपको, मैं पेन बेचना चाहता हूं, आपने बोला मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब मैंने अटेम्प्ट किया मेरे परफॉर्मेंस को, इसे कहेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इसे क्या कहेंगे? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहेंगे। सबको डिफरेंस समझा दोनों के बीच में? 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो यस, सबको समझा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए जितने भी लोग हैं ऑनलाइन में। बाकी ये चार्ट बुक आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, जिनको चार्ट बुक नहीं मिली है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ये चार्ट बुक देने का कोशिश करूँगा जहाँ पे भी आप हो, इंडिया में कहीं पे भी हो। चलिए नेक्स्ट, देखिए सबसे पहले फर्स्ट बच्चों, यहाँ पे क्या पूछे, ध्यान सुनना बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है? कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ वैलिड, क्या है? कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ वैलिड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अभी कोई भी परफॉर्मेंस को अटेम्प्ट करने के लिए क्या कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट, परफॉर्मेंस करते समय ये अनकंडीशनल होना चाहिए, आपने जो टाइम मेंशन किया, जो प्लेस मेंशन किया होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। अब एग्जांपल बताओ, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान सुनना, एग्जांपल बताओ। ये पेन मैं आपको बेचना चाहता हूँ, मतलब आई एम रेडी टू डू माई परफॉर्मेंस, मैं मेरा परफॉर्म करना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला कि इसका जो पैसा है ना, इसका जो पैसा है वो दुबई में जाके देना, इसका जो पैसा वो कहाँ जाके देना? दुबई में। भाई साहब एक ऐसी बात हुई, आपने बोला ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कैसे हुआ? आपने तो आपका परफॉर्मेंस रेडी करने के लिए परफॉर्मेंस, बट सामने वालों को प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस नहीं बताया आपने, ये वैलिड थोड़ी है। तो इसे आप अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं कहोगे। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? कि मैंने पेन बेचने के लिए मैं रेडी हूं, आप पैसे देने के लिए रेडी नहीं है, आपने डिनाई किया, इसे कहेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, कि मैंने अटेम्प्ट किया। बट अगर उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। बट आपने ऐसा कंडीशन डाल दिया कि वो दुबई में जाके पैसा दे, तो भाई साहब इसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कैसे कहेंगे? बिकॉज आपने वैलिड जगह नहीं बताई, वैलिड टाइम नहीं बताया, तो ये सही नहीं है। समझा सभी लोगों? चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। अब कॉन्ट्रैक्ट में किसने परफॉर्म करना चाहिए, कौन वो इंसान है जो परफॉर्म करेगा? अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये, कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन परफॉर्म करना चाहिए, कोई दूसरा पार्टी परफॉर्म कर सकता है क्या? ध्यान से सुनना, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट बता दो, कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने के लिए कौन होना चाहिए? प्रॉमिसर खुद होना चाहिए, प्रॉमिसर खुद होना चाहिए। एंड ध्यान से सुनना,
प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर एंड इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल एंड डिलीजेंस फाउंडेड ऑन अ पर्सनल कॉन्फिडेंस। अब ध्यान से सुनना बच्चों, एग्जाम में केस हुआ है, ध्यान से सुनना। मैं बहुत अच्छे से पेंटिंग करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं बहुत अच्छे से पेंटिंग करता हूँ। मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करता हूँ, बहुत अच्छा पेंटिंग करता हूँ। आपका बर्थडे है, आपने बोला सर मेरे बर्थडे के दिन आप मेरा पेंटिंग करके देना, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, आपने क्या बोला मुझे? आप प्रॉमिसर हो, आपको ना प्रॉमिसर हो। आपने मुझे बोला कि सर मेरे बर्थडे के दिन आप मुझे एक पेंटिंग बना के देना, मैं 1 लाख रुपए दूंगा। मैंने बोला ठीक है, सही बात है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में अपन दोनों ने ही परफॉर्म करना चाहिए, खास करके मैंने, क्योंकि मैंने वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट किया कि मैं आपको पेंटिंग बना के दूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, जो पेंटिंग मैं बनाने वाला हूँ वो मैं किसी और को दे सकता हूँ क्या? बिकॉज मेरे अंदर जो स्किल है, मेरे अंदर जो टैलेंट है, मेरे अंदर जो फीचर्स है, वो क्या किसी और के पास सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट में आप याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट में आप अगर किसी के स्किल के बेसिस पे, किसी के टैलेंट के बेसिस पे उस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो, तो वो परफॉर्मेंस उसने ही करना चाहिए, किसी और ने नहीं करना चाहिए। अभी आप समझिए, ध्यान से सुनना। सर अगर ऐसा हो गया, अगर सर ऐसा होगा कि मैं पेंटिंग निकालने वाला था, बट रात को क्या होगा है, रात को मेरे हाथ दरवाजे में चले गए और मेरे हाथ ऐसे हो गए, अब मैं पेंटिंग नहीं निकाल सकता, बिकॉज सिचुएशन ऐसी अराइज हुई कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये किसी और को आप नहीं दे सकते और परफॉर्म भी नहीं कर सकते। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड। एग्जाम में केस हुआ आएगी, मैं आपको लिख के देगा, मैं केस हुआ आएगी वो भी बता दो। एग्जाम में एक केस हुआ आया था 5 मार्क का, कि एक सिंगर है, गाना गाता है, बहुत अच्छे से गाना था एक सिंगर। तो वो सिंगर को एक होटल वाले ने अपॉइंट किया कि हर वीक में देखो 2 दिन गाना गाना है। ठीक है, एक सिंगर को अपॉइंट किया कि हर वीक में देखो 2 बार गाना गाना है। अब देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, टैलेंट, फीचर्स की वजह से हुआ है। अगर वो सिंगर गाना नहीं गा पाता है, या फॉर एग्जाम्पल वो कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, बिकॉज वो जो गाने गाने का फीचर्स है वो किसी और के पास नहीं है। ये सुनो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। तो आप परफॉर्म नहीं, तो यार ना पहला कंडीशन क्या है कि प्रॉमिसर ने खुद परफॉर्म करना चाहिए। अगर ये किसके बेसिस पे है? अगर ये स्किल के बेसिस पे है। दूसरा पॉइंट, एजेंट। पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस और इस रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कंपिटेंट पर्सन। मतलब सर एग्जाम्पल बताओ, ध्यान सुनना। सर आपने ऑर्डर दिया कि मुझे 100 बॉटल्स चाहिए, आपको कितनी बॉटल्स चाहिए? 100 बॉटल्स। अरे ये 100 बॉटल्स मैं हाथ में थोड़ी लेके जा सकता हूँ, ये इतना पॉसिबल नहीं कि मैं आपको 100 बॉटल हाथ में लेके जाऊँ। तो मैंने ये 100 बॉटल देने के लिए किसी एजेंट को अपॉइंट किया है, एंड वो एजेंट आपको 100 बॉटल देने वाला है। क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सनल स्किल नहीं है, यहाँ पे कोई टैलेंट नहीं है, यहाँ पे कोई फीचर्स नहीं है, वो तो कोई भी दे सकता है। तो इसका मतलब पहला केस समझा आपको? पहला केस क्या कहता है? खुद परफॉर्म करना चाहिए। जब स्किल की बात आएगी, टैलेंट की बात आएगी, फीचर्स की बात आएगी। सेकंड केस क्या कहता है? अगर आपको एजेंट को अपॉइंट करना तो वो परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वहां पे स्किल इन्वायरमेंट नहीं है, वहां पे टैलेंट की बात नहीं है। समझा आप लोगों को? अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे बच्चों, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बच्चों। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब अगर किसी इंसान की डेथ हो जाएगी, किसी इंसान की डेथ हो जाएगी, प्रॉमिसर की डेथ हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्रॉमिसर बाउंड टू परफॉर्म। अभी ध्यान सुनो, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँ, सुनिए, ध्यान सुनो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना किसी गणेश नाम का एक बंदा है, गणेश नाम का बंदा डांस बहुत अच्छा करता है। ध्यान सुनना, गणेश नाम का बंदा डांस बहुत अच्छा करता है। मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आज तू नाच 5 घंटे, मेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। तो गणेश को 5 घंटे नाचने का 5 लाख रुपए मैंने दिया है। अब गणेश की किसी कारण की वजह डेथ हो जाती है, गणेश की किसी कारण की वजह डेथ हो जाती है, तो मुझे एक बात बताइए, गणेश की जगह क्या उसकी फैमिली नाचेगी? नहीं नाचेगी ना, बिकॉज इसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व था। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड बन जाएगा। बट अभी इस केस में 2 चांसेस हो सकते हैं, ध्यान सुनना। गणेश को अगर कुछ पैसा देना है, अगर गणेश की डेथ के बाद, डेथ के पहले कुछ लायबिलिटी पेंडिंग थी, तो वो लायबिलिटी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं। बट कौन से पैसे से दे सकते हैं? गणेश की जितनी असेट थी, उस असेट में से ही पैसा देना पड़ेगा।
मतलब जब गणेश ने परफॉर्म किया था लास्ट डांस ना, तो गणेश का 20,000 पेंडिंग था, तो गणेश का 20,000 पेंडिंग था, एंड गणेश की जो असेट है वो कितनी है, 10,000 रुपीज़ की है। तो मतलब जो घर वाले ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो सिर्फ 10,000 रुपीज़ देंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी पर्सनल लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। समझा आप लोगों को? तो याद रखना लायबिलिटी जो होगी घर वालों की, वो क्या होगी, लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या होगी, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। समझे यहाँ तक? और ये मॉक टेस्ट पेपर में 5 मार्क का क्वेश्चन आया है। मॉक टेस्ट पेपर में कितने मार्क का क्वेश्चन आया है? 5 मार्क का क्वेश्चन आया है। मैंने कल आपको बताया था, कल का सेशन उठा के देख लेना। मैंने मॉक टेस्ट पेपर पे पहला क्वेश्चन आपको बताया था कि एक घर में एक छोटा सा बच्चा है, 19 साल का, टेंशन मत लीजिए, छोटा मतलब माइनर नहीं है, 19 साल का बच्चा है बट पागल है। एक घर में उसकी दादी है 85 ईयर्स की, दादी कितनी है, 85 ईयर्स की। अब भाई साहब उनके बाजू वालों ने उनके ऊपर खर्चा कर दिया, खाने का, पीने का, पानी या खाने का, पीने का, इमरजेंसी मेडिकल का, सब कुछ खर्चा किया। बट अब उनकी प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की है, एंड बाजू वाले ने खर्चा किया 15 लाख रुपए का, तो बाजू वाला कितना पैसा क्लेम कर सकता है उनके पास? सिर्फ 10 लाख रुपए, क्योंकि प्रॉपर्टी उतनी है। तो इंसान, याद रखना, इंसान जब तक मर जाता है, मतलब इंसान जब मर जाएगा तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही होगी जितनी उसकी एसेट होगी, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट बच्चों क्या है, थर्ड पर्सन। नेक्स्ट क्या बच्चों, थर्ड पर्सन। अभी ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताओ। प्रोमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस फ्रॉम द थर्ड पर्सन। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताओ। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ध्यान सुनना, ए ने बी को गुड्स बेचे, ए ने क्या किया, बी को गुड्स बेच दिया। अब बी को पैसा देना है, बी को पैसा देना है कितना, 10,000 रुपीज। बी को पैसा कितना देना है, 10,000 रुपीज देना है। बी का एक दोस्त है सी, बी का कौन है, दोस्त सी है, बहुत अच्छा दोस्त है। सी ने बोला बी को, तू टेंशन मत ले, तेरा जितना भी पैसा मैं दूंगा, ये भाई पैसा देगा। तो सी ने जाको ए को बताया, सी ने किसको जाके बताया, ए को बताया। क्या, ए जितना भी पैसा देखो बी से लेना है मैं दूंगा, मैं खुद तेरे को पैसा दूंगा, कैश चेक सब कुछ दूंगा, मैं दूंगा। अभी ध्यान से सुनना, अब यहां पे बी की लायबिलिटी किसने एक्सेप्ट की, बी की लायबिलिटी एक्सेप्ट की सी ने, बट सी ने लायबिलिटी किसके सामने एक्सेप्ट की, ए के सामने। तो इसका मतलब ए ने एक्सेप्ट कर लिया कि सी मुझे पैसा देगा। तो अभी इसके बाद बी की लायबिलिटी खत्म हो गई। अब किसकी लायबिलिटी स्टार्ट हो गई, सी हैज द लायबिलिटी टूवर्ड्स द ए। बट ये किसने एक्सेप्ट किया, ए ने एक्सेप्ट किया, बिकॉज ये स्टेटमेंट किसके सामने हुआ था, ए के सामने हुआ था। फिर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था पता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था बच्चों कि ए ने डिनाई किया था, ए ने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे बी से ही पैसा चाहिए। तो बताओ क्या होगा, तो इस केस में बी को ही पैसा देना पड़ेगा। 5 माह का केस लाया था। ध्यान रखना, अगर बी का जो फ्रेंड सी है वो अगर एक्सेप्ट करता है ए के सामने कि मैं पैसा दूंगा, बट यहां पे ए के पास अथॉरिटी है, ए के पास राइट है, वो डिसाइड कर सकता है एक्सेप्ट करना या डिनाई करना। अगर ए ने एक्सेप्ट कर लिया भाई साहब, तो सी को ही पैसा देना पड़ेगा, अगर ए ने डिनाई किया तो बी को पैसा देना पड़ेगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताए, सबको समझे यहां पे? चलिए नेक्स्ट बच्चों ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्या होता है, ज्वाइंट प्रॉमिस। ज्वाइंट प्रॉमिस भी ध्यान से सुनना। अब मैं आपके इसके लिए बहुत अच्छे से डायग्राम बना के देता हूं, ठीक है? सुनिए बच्चों, अब ये ज्वाइंट प्रॉमिस ना एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ज्वाइंट प्रॉमिस, ये 5th नंबर का पॉइंट है, ठीक है? सुनिए अभी आप, मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छे से बताऊंगा। ज्वाइंट प्रॉमिस 5 मार्क के लिए केस होता है ज्वाइंट प्रॉमिस का, मतलब 2 लोग मिलकर प्रॉमिस करने वाले एग्जाम में केस लगाते हैं। ध्यान सुनना, ए बी सी, कितने लोग हैं, ए बी सी, 3 लोग हैं। इन तीनों ने प्रॉमिस किया, किसको प्रॉमिस किया, डी को प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया, कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। क्या प्रॉमिस किया, 6 लाख कीजिए। ए बी सी ने प्रॉमिस किया कि हम तीनों मिलके आपको 6 लाख रुपए देंगे। समझा यहां तक सबको? ए बी सी प्रॉमिस टू डी कि हम 6 लाख रुपए देंगे, ठीक है? अब ध्यान सुनना बच्चों, अब सी की जो प्रॉपर्टी है
सी की जो प्रॉपर्टी है वो फॉर एग्जाम्पल 3 लाख की प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी है? 3 लाख की इसकी प्रॉपर्टी है। बी की 2 लाख की प्रॉपर्टी है। फिर ए की क्या बच्चों? ए की भी 2 लाख की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना बच्चों, ये तीनों की प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। डी ने क्या बोला? डी ने बोला, डी ने ए को फोन किया। डी ने किसको फोन किया? सिर्फ ए को फोन किया, और ए को बोला कि मुझे मेरे 6 लाख रुपए चाहिए। डी ने किसको बोला? ए को बोला कि मुझे 6 लाख रुपए चाहिए। भाई साहब, बी सी को तो कुछ बोला ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि बी एंड सी की लायबिलिटी टुवर्ड्स डी, बी एंड सी की लायबिलिटी टुवर्ड्स डी खत्म हो गई। ये सुनो, क्योंकि डी ने किसको पूछा पैसे देने के लिए? ए को पूछा कि मुझे 6 लाख रुपए चाहिए। इसका मतलब बी एंड सी की लायबिलिटी टुवर्ड्स डी खत्म हो गई। बट 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 ए को टोटल पैसा कितना देना है? डी को 6 लाख रुपए। तो ए क्या करेगा? इन दोनों से पैसा लेगा और बोलेगा कि मेरे पास लाके पैसा दीजिए। इसका मतलब बी एंड सी हैज द लायबिलिटी टुवर्ड्स द ए, क्योंकि जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, हमने ज्वाइंटली किया है। तो याद रखना बच्चों, मैं आपको वापस बताऊंगा, 5 मार्क का घुमा के केस आएगा इसमें एग्जाम में। क्या केस आएगा कि ए बी सी तीनों ने मिलकर प्रॉमिस किया डी को कि हम आपको 6 लाख रुपए देंगे। फिर डी क्या करता है? सिर्फ ए को फोन करता है कि मुझे 6 लाख रुपए चाहिए। तो बी एंड सी की लायबिलिटी टुवर्ड्स डी खत्म हो जाती है, बट ए बी एंड सी से पैसा मांग सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? बी एंड सी ए को पैसा देगा एंड ए डी को पैसा देगा। चल सकता है? यस, चल सकता है भाई साहब। ये पहला सिचुएशन। सबको ये सिचुएशन समझा? पहला सिचुएशन यहाँ तक सबको क्लियर है? पहला सिचुएशन। अब मैं आपको सेकंड सिचुएशन बताऊंगा जो एग्जाम में केस लगाती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यस मेंशन करना अगर आपको यहाँ तक समझा तो, जल्दी से। अब सेकंड सिचुएशन याद रखना बच्चों, ध्यान सुनना बच्चों। अगेन सेम, ए बी सी एंड डी। कितना पैसा देना है? 6 लाख पैसा देना है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी कितनी है सर? 2 लाख की प्रॉपर्टी है इनकी। इनकी भी 2 लाख की प्रॉपर्टी है। इसकी 1 लाख की प्रॉपर्टी। इसकी कितनी है? 1 लाख की प्रॉपर्टी। अब ध्यान से सुनना सर, यहां पे सी का डेथ हो जाता है। सी का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, मर जाता है, भगवान के पास चला गया। बट सी का जो नॉमिनी है ना, सी का जो नॉमिनी है उसका नाम क्या बच्चों? सी का जो नॉमिनी है वो एफ है। ध्यान से सुनना, सी का नॉमिनी कौन है? एफ। अब यहां पे एक नया सिचुएशन क्रिएट हुआ है, क्योंकि सी मर चुका है, बट इन तीनों को मिलके डी को कितना पैसा देना था? 6 लाख रुपए देना था। अब इस केस में पैसा कौन कौन देगा? इस केस में पैसा देगा ए प्लस बी प्लस एफ। तो सी का जो नॉमिनी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो पैसा देगा। सर वो कितना देगा पैसा? सी, एफ कितना पैसा देगा? एफ उतना ही पैसा देगा जितना सी का असेट था। तो यहां पे सी का असेट कितना है बच्चों? टोटल 1 लाख रुपए। बट सर देना तो 2 लाख रुपए था। क्या करेंगे? नहीं है, क्योंकि एफ अपने जेब से पैसा नहीं दे सकता। एफ उतना ही पैसा दे सकता है जितना सी का असेट था। तो यहां पे सी का असेट कितना बच्चों? यहां पे सी का असेट सिर्फ 1 लाख रुपए। तो ये सी सिर्फ पैसा देगा डी की तरफ 1 लाख रुपए। समझा आप लोगों? सर बाकी पैसा कौन देगा? ये दोनों मिला के पैसा देंगे। सर ऐसा होगा इन केस कि बी भी मर गया, ए भी मर गया, तो इन तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पैसा देंगे, और ये उतना ही देंगे जितना ए बी सी का असेट है, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो मैंने आपको कितने सारे सिचुएशन बता दिए, समझा आप लोगों को? 3 सिचुएशन मैंने आपको अभी तक बता दी। ये अच्छे से करके जाना, एग्जाम में केस जो आते हैं मैं आपको, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है ना, फिर लिखना बहुत आसान है। चलिए, तो देखिए ये मैंने ये जो अभी बताया ना आपको, ये पूरा सीक्वेंस ये इसका ही है कि कौन से क्या क्या केस में क्या क्या होगा, जॉइंट प्रॉमिसर क्या होगा, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस आता हूँ इस टॉपिक पे। पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाना है जो मैं आपको पहले बताना है। हाँ देखिए ये वाला, सुनिए बच्चों, एग्जाम में ये डिफरेंस करके जाना। ये डिफरेंस पे 5 मार्क का क्वेश्चन आया है। ये डिफरेंस पे कितने मार्क का क्वेश्चन आया है? 5 मार्क का क्वेश्चन आया इन डिफरेंस में। ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ये मैंने इतनी बार ये क्वेश्चन देखा, ये हमेशा वही क्वेश्चन आता है
क्या क्वेश्चन पूछा बच्चों यहाँ पे? नोवेशन, रेसेशन एंड अल्टरेशन। क्या है? नोवेशन, रेसेशन एंड अल्टरेशन। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, देखिए मैंने ये बॉटल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया था, मैंने बॉटल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया था, बट ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, मतलब खत्म हो गया। अब पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, मैं नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता हूं, तो उसे कहेंगे नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। और यहाँ पे जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सर कैसे? सर कैसे? एग्जाम्पल बताता हूं। मैं जिसको बॉटल बेचने वाला था, सर इफ समवन बिकम्स द इंसॉल्वेंट फ्रॉम एबीसी, इसने क्वेश्चन पूछा, ओके प्रेम, अगर इसमें से कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो आप पैसे नहीं मांग सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी से आपने ये क्वेश्चन पूछा, अभी किसी ने, प्रेम ने एक क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू प्रेम, आपने क्वेश्चन पूछा, अच्छी बात है। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि ए बी सी में से कोई ए इंसॉल्वेंट हो जाएगा। अब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या? उसमें जेब में तो कोई पैसा ही नहीं है। अगर आप सोचिए इसमें से ए बी सी में से सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो सी से आप पैसे ही नहीं मांग सकते ना, भिखारी से क्या पैसा मांगोगे, वो अगर भिखारी है। तो यहां पे सी का पिक्चर तो खत्म हो गया। अब आपको डी को कितना देना है? 6 लाख रुपए देना है। फिर ए एंड बी विल बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द डी, क्योंकि जब आपने प्रॉमिस किया था, जब वादा किया था, जब कसम खाई थी, तब तीनों ने साथ में मिलकर कसम खाई थी, तो तब क्या पता था कि इसमें से एक भिखारी बनने वाला है। अब वो बन गया भिखारी, इंसॉल्वेंट, तो अब इन दोनों को देना पड़ेगा, क्योंकि साथ में निभाया वादा साथ को ही निभाना पड़ेगा सबको। तो इस केस में आप दोनों को ही पैसा देना पड़ेगा। ठीक है प्रेम? चले अब ध्यान सुनो बच्चों। हाँ ये देखिए 5 मार्क में आपको ज्यादा कंफर्म करके जाओ। ध्यान सुनो, नोवेशन का मतलब क्या? नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। सर कैसे खत्म हो जाता है? उसको परफॉर्म करने की जरूरत क्यों नहीं है? ध्यान सुनना, मैं जिसको बॉटल बेचने वाला था, मैं जिसको बॉटल बेचने वाला था, उसकी डेथ हो गई। जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था उसकी डेथ हो गई भाई साहब, अब वो नहीं है। तो मैं किसके साथ ये बेचूं? उसके भूत के साथ। अब वो मर गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत है नहीं है। तो इसका मतलब जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो जाएगा, नए पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। तो इसका मतलब न्यू पार्ट, ओल्ड पार्टी डिस्चार्ज, न्यू पार्टी स्टार्ट। ये सुनो, चलिए नेक्स्ट, बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज। या तो आप सेम पार्टी, अगर वो जिंदा, फॉर एग्जाम्पल वो मर गया तो नए पार्टी के साथ कीजिए, बट अगर वो जिंदा है, बट आप दोनों ने मिलकर डिसाइड कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं नया कॉन्ट्रैक्ट करते, तो आप नया कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। आपके कैसे ऑप्शन है? सेम पार्टी या नई पार्टी। मर गई, अगर वो इंसान मर गया तो नई पार्टी। सेम इंसान विथ कंसेंट, नया कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए सेम पार्टी के साथ, कोई ऑप्शन नहीं है। एंड लास्ट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। मतलब मैंने जिसको बॉटल बेचने वाला था उसने बोला एक काम कर, ये बॉटल नहीं, अपन दूसरा बॉटल मुझे दे दे। मैंने बोला ठीक है, उसने बोला ठीक है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट, पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, नो नीड टू परफॉर्म। तो समझा क्या आप लोगों को? तो एक बार देखिए ध्यान से, 5 पॉइंट बताओ, ध्यान से देखना, दिमाग में फिक्स कर देना कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन है नोवेशन का मतलब क्या? नोवेशन, नोवेशन नया कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, नया कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, नया कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। नो नीड टू परफॉर्म, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बोला मत परफॉर्म कीजिए, मैंने बोला नहीं परफॉर्म करूंगा, दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर दिया। तो आप जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं वो सेम पार्टी के साथ कीजिए या नए पार्टी के साथ कीजिए, बट नया ही कॉन्ट्रैक्ट करना। क्या करना पड़ेगा? नया ही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो समझे यहाँ पर नोवेशन का डिफरेंस पता चल गया। अब आएंगे रिसेशन के ऊपर। सर रिसेशन का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन। यहाँ पे आप नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट। और ये अपन ने कैसे डिस्कस किया? म्यूचुअल एग्रीमेंट से। उसने बोला मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मैंने बोला मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना है, उसने बोला कुत्ते, मैंने बोला कुत्ती, दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर अपने रास्ते अलग अलग सिलेक्ट कर लिए, तू तेरे रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते पे। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कोई नई चीज नहीं होगी, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसे कहेंगे रेजिस्ट्रेशन, मतलब कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आएगा बच्चों, वो होगा अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
अल्ट्रेशन का मतलब क्या सर? सर जब मुझे कोई शर्ट नहीं आता है ना, फिट हो जाता है, हम उसे अल्टर करते हैं, मतलब उसी कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन करना, मॉडिफिकेशन करना, बट नया नहीं करना, उसे कहेंगे अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब क्या बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बट पार्टीज को क्या करना पड़ेगा? अल्टर करना पड़ेगा। मतलब सर मैं पहले आपको एक बॉटल बेचने वाला था, आपने कहा कि सर 10 बॉटल चाहिए, बट अपना कॉन्ट्रैक्ट कितने बॉटल का था? एक। सेम पार्टी एक बॉटल, बट अभी अपने को कितना बॉटल लेना? 10। तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, ये परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मुझे 10 देना है। एंड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय अल्ट्रेशन। तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है ना एक बॉटल का, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में बच्चों ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए, डिफरेंस बिटवीन नोवेशन, रेसेशन एंड अल्ट्रेशन। सिंपल सा दिमाग लगाइए। नोवेशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, न्यू पार्टी या सेम पार्टी, नो नीड टू परफॉर्म, खत्म, 5 पॉइंट। आएगा रिसेशन मतलब कैंसलेशन, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नो नीड टू परफॉर्म, बाय म्यूचुअल सेटलमेंट, खत्म, घर पे जाओ, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, एक तक आ जाए एक तक कहानी, दोनों में खत्म कहानी। नेक्स्ट आएगा अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन में क्या? सेम पार्टी, दोनों सेम पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट में अल्टर कर देंगे, पहले एक बॉटल चाहिए था अब 10 बॉटल चाहिए, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कीजिए म्यूचुअल सेटलमेंट से, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाइए अल्टरेशन करके कि अभी मैं आपको 10 बॉटल दे दूंगा, म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाएगा, खत्म। समझा आप लोगों? तो ये 5 मार्क की आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगेन 5 मार्क का सबसे फेवरेट लॉलीपॉप क्वेश्चन कहते हैं इसे, मतलब ये हर बार आता है, इसे लॉलीपॉप क्वेश्चंस कहते हैं। मतलब ये एग्जामिनर बार बार लगातार इस क्वेश्चन को पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा, कौन से ऑप्शन से जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जाएगा, बताइए। अभी तक मैंने जितना भी बताया क्या सबको समझा? सबको अभी समझा क्या क्या अपन ने अभी तक पढ़ा है, जितना भी आपने कंसेप्ट पढ़े कॉन्ट्रैक्ट के? किसी को डाउट है? जल्दी से फास्ट बताइए, जल्दी से बच्चों, कोई डाउट है तो बिंदास बताइए। जल्दी से फास्ट। यस, चलिए देखिए बच्चों, अभी लास्ट उस टर्म पे आ चुके हैं कि अभी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है, खत्म करना है। सर कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो सकता है? बहुत सारे ऑप्शंस बताओ। देखिए मैंने आपको बॉटल बेच दिया, आपने मुझे पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो पहला क्या है? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। मैंने मेरा परफॉर्मेंस कर दिया, आपने आपका परफॉर्मेंस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो पहला ऑप्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को कैसे खत्म करेंगे? बाय परफॉर्मेंस, पहला कॉन्ट्रैक्ट खत्म। सर सेकंड क्या है? सेकंड होता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सर म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब मैंने बोला एक बॉटल देना है, आपने बोला एक नहीं 10 चाहिए, मैंने एक बॉटल देना चाहता हूँ बट आपने कितना बोला? 10 चाहिए। इसका मतलब अभी नया कॉन्ट्रैक्ट 10 का होगा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। बट ये किसकी वजह से? म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल सेटलमेंट, म्यूचुअल कंसेंट। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म। तो अगर आप नया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे, दोनों मिला के डिसाइड करोगे, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज होगा म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू। तो पहला क्या था? परफॉर्मेंस। सेकेंड था म्यूचुअल एग्रीमेंट। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? थर्ड है आपका इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब सर मैं आपके घर पे 10 बॉटल देने के लिए जा रहा था, तभी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया इंडिया पाकिस्तान युद्ध चालू हो चुका है। भाई साहब अब मैं कैसे आपके घर पे आऊँ? कहीं से भी अणुबॉम्ब आ सकता है, कहीं से भी बॉम्ब हो सकता है, कहीं से भी फायरिंग हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो गई जिसमें परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। बिकॉज जो रीजंस है, जो एक्शन है, जो युद्ध होने वाला है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ। तो तीसरा क्या है बच्चों? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। फोर्थ क्या है बच्चों? लैप्स ऑफ टाइम। मैंने बोला था कि 2 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है,
कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन किया गया था, वो टाइम खत्म होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम। सर नेक्स्ट क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब सर मैं जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था वो भिखारी बन गया, अब उसको मैं क्या गुड्स बेचूं, उसको मैं कितना पैसा मांगू, क्योंकि वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो चुका है, वो मर चुका है। तो इसका मतलब बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट आएगा बच्चों डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस बोले थे, मैंने जिस सिचुएशन पे जिस कंडीशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था वही ब्रीच हो गई। मैंने बोला था इसका 5,000 रुपीज चाहिए, आपने बोला 2,000 रुपीज, भाई साहब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच किया, कंडीशन को ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी का मतलब क्या है, कल शादी है, मैंने आज फोन करके बोला कि मैं आपको खाना नहीं दे सकता शादी में। मेरे को खाना कब देना था, खाना मुझे प्रोवाइड करना था आपकी शादी में कल, बट मैंने आज फोन करके बता दिया कि मैं कल आपके शादी में खाना नहीं दे सकता। इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस आने के पहले आपने गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया, इसे कहेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका डेट आने के पहले, आपका परफॉर्मेंस आने के पहले आपने सरेंडर कर दिया, इसे कहेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने कल शादी में ही बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, उसे कहेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस दिन परफॉर्मेंस होगा उस दिन अगर डिनाई कर दिया, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन परफॉर्मेंस है उसके पहले बता दिया, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने पहले एंटीसिपेट कर दिया कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते। यस चलिए नेक्स्ट, प्रोमिसी में वेव एंड रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। भाई साहब मैं आपको गुड्स देने वाला था, बट मुझसे गलती हो गई, मैं गुड्स नहीं दे पा रहा हूं, बट आपने बोल दिया मैं आपको माफ कर देता हूं, तो प्रॉमिसी ने खुद माफ कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। ये सुनो, जब सामने वाला ही इंसान आपको कह रहा है कि मैंने आपको माफ कर दिया, आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो प्रॉमिस ही खुद ने वेव कर दिया, माफ कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सुनो, नेक्स्ट होगा इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिस रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस। मतलब सर मैंने ये बोला कि ये बॉटल मुझे आपका बेचना है, आपको बेचना है, तो मैंने बोला एक काम कीजिए, पैसे दुबई में जाके दीजिए। भाई साहब यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर फैसिलिटी फॉर द पेमेंट, सो एंस देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इफ यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर फैसिलिटी टू परफॉर्म, सो इन दिस केस कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। एंड लास्ट होगा, इस पे एग्जाम में छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी आता, मर्जर ऑफ राइट। मर्जर मतलब चेंज होना, राइट्स चेंज होना। एग्जाम्पल बताता हूँ, आपका फ्लैट है, आपने फ्लैट मुझे दिया रहने के लिए, मैं कौन हूँ, टेनेंट। मैं कौन हूँ, टेनेंट हूँ, आपके फ्लैट में रहता हूँ, मैं आपको भाड़ा देता हूँ। अब अपन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, एज अ टेनेंट भाड़ा है, मतलब एज अ टेनेंट मतलब मैं आपको भाड़ा देगा, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है। अब मैं आपको पैसा देता हूँ, मैं कौन हूँ, टेनेंट, और आप ओनर हो, आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अब ध्यान सुनना, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होगा, मैंने आपके फ्लैट को परचेस कर लिया, मैंने आपके फ्लैट को परचेस कर लिया, इसका मतलब अब मैं टेनेंट नहीं हूं, अब मैं कौन बन जाऊंगा, ओनर बन जाऊंगा। मतलब जो टेनेंट का राइट था वो मर्ज हो गया, वो मर्ज हो गया, मतलब अभी आप टेनेंट से कौन बन गए, ओनर बन गए। तो इसका मतलब आपका पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, क्योंकि आप अभी सीधा टेनेंट से कौन बन गए, ओनर बन गए। क्या बन गए, ओनर बन गए। समझा क्या आप लोगों को, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है तो सबको समझा है, किसी को डाउट पूछना है, किसी को कुछ पूछना है बताइए। क्या आज सबको समझा, आज का अपने जितना भी पढ़ा है, बताइए जल्दी से फास्ट। कल अपन पढ़ने वाले डैमेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है डैमेजेस। तो मुझे लगता है इस सैटरडे तक, आई थिंक इस सैटरडे तक अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो इस सैटरडे तक अपन डिटेल में अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा,
देन आई थिंक संडे तक अपन पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, मॉक टेस्ट पेपर जितने भी है एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जितने भी है वो अपन सब सॉल्व करने वाले हैं इन सैटरडे तक। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी सेशन मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने सेशन मिस कर दिया तो ध्यान रखना आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा फिर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 30% वेटेज है। तो जो लोग ये सेशन देख रहे हो, आपको चार्ट बुक अगर चाहिए तो प्लीज़ क्लास के नंबर पे फ़ोन करना, टास्क एकेडमी 25 पॉइंट पुणे। आपको चार्ट बुक आपके घर पे एड्रेस पे मिल जाएगा जिनको भी चाहिए। एंड प्लीज़ आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देना। कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है तो टास्क एकेडमी का नंबर है, गूगल पे आप डाल देना टास्क एकेडमी 25 पॉइंट पुणे, आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें और आपके जो भी डाउट्स हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन मिलेंगे कल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एंड इस सैटरडे तक अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा एंड संडे को आंसर राइटिंग करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर। एंड फिर अपन स्टार्ट करेंगे मंडे से नया टॉपिक, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। एंड सेशन अच्छा लगा तो फीडबैक दीजिए। और ध्यान से सुना, ये एग्ज़ाम बहुत ईजी है, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इतनी इजी एग्जाम है ना बच्चों। मैं आपको बताऊँ, जो अपन ने पढ़ा है ना, मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया है कि जो अपन पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वही एग्जाम में आ रहा है। आप एक बार क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी, एक भी मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर, एक भी ऐसा क्वेश्चन दिखाइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो आपको नहीं आ रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये सेशन देखने के बाद अगर आपको एक भी क्वेश्चन अगर नहीं आया, उसके बाद मुझे बोलना। इन 8 दिनों में, इन 9 दिनों में मैंने आपका सबसे बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट देने वाला हूँ, इतना बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के करने वाला हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जो अपने स्टूडेंट है, क्लास के कोई बाहर के स्टूडेंट है, कहीं के भी स्टूडेंट हो, आप एक बार जस्ट मॉक टेस्ट पेपर देख लेना, ये अपना सेशन देखने के बाद फिर मुझे बताना कि आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और याद रखना, खुद के ऊपर भरोसा रखना इस जीवन में, क्योंकि आप ही तो हो और बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपको विश्वास है आपके ऊपर तो एक दिन पक्का आएगा। और मैं उन बच्चों को कहता हूँ कि याद रखना, ये टाइम ऐसा है, क्रिटिकल टाइम है, बहुत डिफिकल्ट टाइम है, अभी एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा है, बहुत टेंशन आता है, बहुत प्रेशराइज होते हो आप लोग। बट एक चीज़ जीवन में याद रखना कि आप ही हो जो खुद को आगे लेके जाओगे। जीवन में कितनी भी समस्या आने दीजिए, कितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, खुद को एक बात बता दीजिए कि मैं ही वो इंसान हूँ जो ये सब कुछ करने वाला हूँ। और आपको खुद को ही करना पड़ेगा। और याद रखना, ये आप ही के जो दिन है, स्ट्रगल के जो प्रॉब्लम आपके पास है, एक दिन वो जब रिजल्ट आपका आ जाएगा, वो दिन आपका होगा। तो सिर्फ मेहनत है, आपकी मेहनत बाकी लोगों से थोड़ी अलग होनी चाहिए, तभी बाकी लोगों से आपका जो रिजल्ट है वो अलग आ जाएगा। तो ये सोचिए कि मैं मेहनत कितनी ज़्यादा कर सकता हूँ, ये मत सोचिए कि मैं पास हो सकता हूँ या फेल हो सकता हूँ, क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूट के हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई करना है। और ये इतनी डिफिकल्ट एग्ज़ाम होती तो कोई बच्चा पास नहीं होता, क्योंकि पास होंगे तभी तो बच्चे आएंगे इस फील्ड में, तभी तो इंस्टीट्यूट को भी फ़ायदा होगा। बट ये सिर्फ अपना माइंड है, एक सोच है इस तरफ कि ये नहीं हो सकता, ये डिफ़िकल्ट है, मेरे से नहीं हो सकता, ये सिर्फ अपन सोचते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अगर देखिए ना आप, अगर सोचने से दुनिया बदल सकती है तो आपकी सोच से ये फाउंडेशन तो पक्का पास हो सकता है। तो सिर्फ बिलीफ रखिए खुद के ऊपर, भरोसा रखिए, एक दिन पक्का आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।